इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा 6th पार्ट। ये इसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें होगा सेल क्या चीज़ होती है, एनर्जी कैसे आती है और इसका क्या रोल है करंट को फ्लो कराने में, इसका ईएमएफ क्या होता है, इसका टर्मिनल पोटेंशियल जिसको सीमांत विभव भी आप कहेंगे, इसका आंतरिक प्रतिरोध या सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ईएमएफ और पोटेंशियल में पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, उसमें एक दो न्यूमेरिकल मैं आपको डिस्कस करूंगा। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कि सेल को कैसे जोड़ा जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे आप कैलकुलेट करेंगे और सीरीज पे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। इसका अगला वो जो पार्ट आएगा वो किरचॉफ्स लॉ पे होगा। किरचॉफ्स लॉ क्योंकि आपको पता है कि इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अगर समझ में आ गया तो बहुत आसान होता है, अगर समझ में नहीं आया तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके लिए क्या करना है आपको कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और ताकि आपका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो आज हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पे सेल को नॉर्मली आप कहाँ यूज़ करते हैं? आप कई सारे डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। आप टॉर्च में यूज़ करते हैं, आप रिमोट पे यूज़ करते हैं, आप गाड़ी की बैटरी आपने देखा होगा, बैटरी भी एक तरह से सेल से बनी होती है, वो भी सेल ही होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होते हैं। तो हर जगह पे आप सेल का यूज़ करते हैं। तो करंट अगर फ्लो करवानी है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है सेल कैसे करंट फ्लो कराती है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। पहले तो आप ध्यान दीजिए सेल होता क्या है। सेल होता है सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब जहाँ से एनर्जी मिलती है, जहाँ से करंट फ्लो करती है, जो करंट को फ्लो कराने के लिए ज़रूरी होता है उसको सेल कहते हैं। तो एनर्जी कहाँ से आती है? उस जो सेल होता है उसके अंदर ध्यान देना कई तरह के केमिकल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। सेल के अंदर पूरा केमिकल भरा रहता है, कोई आपका लिक्विड में होता है, कोई आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। टॉर्च वाला सेल के अंदर आप देखें सॉलिड फॉर्म में होगा। जो बैटरी होती हैं, इन्वर्टर की बैटरी होती है, कार की बैटरी होती है, उसके अंदर लिक्विड के फॉर्म में होता है, तो एक्वस फॉर्म में होता है। तो एनर्जी कम्स फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन, जो उसके अंदर केमिकल्स होते हैं उनके बीच में रिएक्शंस होती हैं और उसी रिएक्शन से एनर्जी आती है, तो वो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। दैट रिएक्शन इनसाइड द सेल इज कॉल्ड रिडॉक्स। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। रिडॉक्स दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसको आप हिंदी में उपापचय की रिएक्शन भी आप कहते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन दो रिएक्शन से मिलकर बने, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, दोनों को मिला के। क्योंकि एक सेल के अंदर, ये जो सेल है उसके अंदर एक जगह पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है एक इलेक्ट्रोड पे, और दूसरे इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन की रिएक्शंस होती है। जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है उसको एनोड कहते हैं, और जिस रिएक्शन पे रिडक्शन की रिएक्शन होती है उसको कैथोड कहते हैं। तो जब दोनों रिएक्शन एक ही सेल के अंदर होती हैं तो इन दोनों को मिला के कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, उपापचय, हिंदी में कहते हैं अपचय तथा उपचय की रिएक्शन। नॉर्मली मैंने खाली एक बेसिक आइडिया दिया है, ध्यान देना क्या है कि इसके अंदर दो तरह के केमिकल्स होंगे, एक ए केमिकल होगा, एक बी केमिकल होगा। एक का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? रिएक्शन के बाद अगर चार्ज बढ़ जाता है तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, और रिएक्शन के बाद अगर चार्ज कम हो जाता है, +2 से +1 हो गया, चार्ज कम हो जाता है, उसको कहते हैं रिडक्शन की रिएक्शन। तो ये दोनों रिएक्शन एक साथ लिखोगे तो ऐड करोगे तो क्या होगा? ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो गई, रिडक्शन की रिएक्शन हो गई, इन दोनों को ऐड करिए तो ये आपके रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो ये रिएक्शन होती है आपके सेल के अंदर। इसके दौरान क्या निकलती है? इससे एनर्जी निकलती है, और वही एनर्जी किसके फॉर्म में आपकी फ्लो करती है? करंट के फॉर्म में फ्लो करती है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा है यूज ऑफ द सेल। इसका मतलब क्या है? जब आप सेल को यूज कर रहे होते हैं ना, तो उसमें इस तरह के रिएक्शंस हो, ए का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और बी का रिडक्शन हो रहा होता है। ए का ऑक्सीडेशन समझ में आ रहा है कैसे? इसका चार्ज +1 था, यहाँ +2 हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। इसका रिडक्शन होगा, बी +2 से कहाँ चला जाएगा? +1 पे चला जाएगा रिडक्शन। तो ये तब की रिएक्शन है जब आप सेल को यूज कर रहे होते हैं। मान लो आपने कंप्लीटली सेल को यूज कर लिया, तो कई सेल्स ऐसे होते हैं कि एक ही बार यूज़ करो, थ्रो कर दो, उनको कहते हैं प्राइमरी सेल्स। दूसरे सेल्स वो होते हैं जिनको एक बार यूज़ करेंगे तो दोबारा आप उसको रिचार्ज करेंगे, रिचार्ज करने के बाद फिर से आप उसको रीयूज़ करेंगे। तो रिचार्ज के दौरान क्या होगा? इसकी उल्टी रिएक्शन कराएंगे आप। जब आप उसको रिचार्ज कर रहे होंगे तो उल्टा, ध्यान दें, जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट का काम करेगा और जो रिएक्टेंट थे वो किसका काम करेंगे? प्रोडक्ट का काम करेंगे। तो कि फाइनली आप कह सकते हैं जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है तो सेल को यूज कर रहे होते हैं, करंट बाहर निकल रही होती है, और जब आप सेल को चार्ज कर रहे होते हैं तो रिएक्शन उल्टी होती है और आप उसको अंदर करंट दे रहे होते हैं, बैटरी को करंट दे रहे होते हैं। तो ये मेनली एक बेसिक आइडिया है सेल के अंदर एनर्जी आती कहाँ से है। तो आप कह सकते हैं फाइनली एक रिडॉक्स रिएक्शंस होती है जिसके कारण से आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दूसरा पूछा जाता है कंडक्शन इन द सर्किट,
परिपथ में चालन। अब परिपथ में, ये एक परिपथ है आपका, परिपथ में क्या है, ये कई सारे कंपोनेंट्स हैं, ये सेल है, ये भी परिपथ का एक पार्ट है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये की है, ये पूरा परिपथ है। इसमें करंट कैसे फ्लो करती हैं, किसके कारण से फ्लो करती हैं? दो तरह की करंट होती हैं। एक को आप कहेंगे इन द वायर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। जो वायर है, ये वायर में जो करंट फ्लो करती, बाहर अंदर नहीं, जो वायर में करंट फ्लो करती वो इलेक्ट्रॉन के कारण से फ्लो करती, इसको कहते हैं चालन करंट या कंडक्शन करंट, जो इलेक्ट्रॉन के कारण से फ्लो करती। अच्छा, दूसरा होता है करंट इसके अंदर भी फ्लो करती। करंट तो पूरे परिपथ में फ्लो करेगी, पूरे सर्किट पे फ्लो करेगी, ऐसे पूरे सर्किट में फ्लो करेगी तो क्या होगा, बाहर तो इलेक्ट्रॉन के कारण से फ्लो किया, अंदर इलेक्ट्रॉन के कारण से फ्लो नहीं करेगी, अंदर फ्लो करती आयन के कारण से, क्योंकि जो भी ये केमिकल होते हैं वो आयनिक फॉर्म में रहते हैं, उनमें कोई ना कोई चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जो केमिकल होता है इलेक्ट्रोलाइट, इसको कहते हैं विद्युत अपघट्य। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन के कारण से फ्लो नहीं करेगी, इसके अंदर फ्लो करेगी आयंस के कारण से। इसमें ए आयन भी होंगे और बी आयंस भी होंगे। तो जब इनका मूवमेंट होगा तो अपने आप ही करंट फ्लो करेगी। तो दो तरह के करंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन के कारण से सर्किट के बाहर और आयंस के कारण सेल के अंदर, ये तो दो तरह के हो। फिर एक टर्म आता है इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको लिखते हैं स्मॉल आर से। जब आयन चलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में चलते हैं, तभी तो करंट फ्लो करेगी। तो जब ये चलते हैं तो आपस में टकराते रहते हैं, तो सेल के अंदर भी क्या करता है, प्रतिरोध लगता है, रेजिस्टेंस लगता है। तो फ्रीली नहीं मूव कर पाते हैं, आपस में टकराते रहते हैं, इनको रोकने का प्रयास किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, उसको कहते हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो आयन के फ्लो करने में सेल रेजिस्टेंस लगाता है, सेल के अंदर का अपना जो रेजिस्टेंस होता है उसको कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। तो इसको डिफाइन कैसे करें, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोलाइट विल बी इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध होगा सेल का। देखेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ईएमएफ, और कभी कभी इसको खाली ई भी लिख देते हैं। आप कभी भी सर्किट में देखना, एक बैटरी दिखाई होगी, उसके अंदर नीचे ई लिखा रहता है। ये क्या चीज़ होती है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसकी डिफाइन करना, लेकिन इसको डिफाइन करने से पहले इसको समझना जरूरी है। ये मैंने एक सर्किट दिखा रखा है, यहाँ पे सेल है। सेल को नॉर्मली सर्किट में दिखाओगे तो आप ऐसे दिखाओगे, ठीक है। और ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये की हो गई, ये ओपन सर्किट है, अभी ओपन खुला परिपथ कहते हैं। अभी इससे कोई करंट ड्रॉ नहीं की जा रही, जब ये ऑन करूँगा तभी करंट फ्लो करेगी। यहाँ से ओपन सर्किट है, अभी इससे कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रखा है। अब आप ईएमएफ को कैसे डिफाइन करेंगे, मेरे पास 1 कूलम आवेश है, 1 कूलम चार्ज है, इस पूरे सर्किट पे लेके जाना मुझे, पूरे सर्किट में यहाँ से स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया, 1 कूलम चार्ज को ले जाया जाएगा। कौन ले जाएगा इस चार्ज को, कौन ले जाएगा, मैं तो लेके नहीं जाऊँगा, बैटरी लेके जाएगी। तो बैटरी काम करती है, इसमें जो आवेश का फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो होता है, उसको फ्लो कराने के लिए बैटरी को वर्क करना पड़ता है। तो बैटरी कितना वर्क करेगी, कहाँ पर, यहाँ से 1 कूलम चार्ज स्टार्ट हुआ, पूरे परिपथ में घुमाया बैटरी ने, वापस फिर यहीं पे छोड़ दिया। तो पूरे परिपथ में या पूरे सर्किट पे 1 कूलम चार्ज को ले जाने में जो भी वर्क डन होगा उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअली ये फोर्स लगाए, ये कोई फोर्स नहीं होता है, कंफ्यूजिंग सा वर्ड है, आप सोचते होंगे कि फोर्स होता है, फोर्स नहीं होता है, ये एक तरह से एनर्जी होती है, या आप कह सकते हैं वर्क डन होता है। एनर्जी और वर्क डन एक ही बात है। तो आप कह सकते हो 1 कूलम चार्ज को पूरे सर्किट पे, पूरे परिपथ पर ले जाने में जो भी सेल के द्वारा वर्क किया जाएगा उसको कहेंगे आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बेसिकली दिस इज नॉट द फोर्स, ये क्या है, ये एक वर्क डन है, एक एनर्जी है जो बैटरी ने दिया, किस काम में, आवेश को, चार्ज को ले जाने में। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, सेम जो मैंने बोला है उसी को आप कॉपी कर लेना। यहाँ पे मैंने समझाया है कि कैसे आप निकालेंगे। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लो क्यू 1 कूलम नहीं ले जा रहे, बल्कि आपने क्यू कूलम, कुछ भी हो सकता है, 2 कूलम भी हो सकता है, 4 कूलम चार्ज को ले गए, पूरे सर्किट में घुमाया क्यू कूलम को, और कितना वर्क डन किया, डब्ल्यू वर्क डन किया। किसने किया, बैटरी ने किया। तो 1 कूलम को ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 1 कूलम को ले जाने में W/Q पर यूनिट। तो इसी को क्या कहते हैं, मैंने कहा 1 कूलम चार्ज को पूरे परिपथ में ले जाने में जो वर्क डन होगा उसी को क्या कहेंगे आप, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको ईएमएफ आप बोल देते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है,
यूनिट इसी फॉर्मूले से निकालिए, यूनिट ऑफ ई वर्क की क्या होती है, एनर्जी की क्या होती है, जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को ही क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी यूनिट होता है वोल्ट। किसी बुक में तो डेफिनेशन ये दे रखी है और किसी बुक में ये भी आपकी डेफिनेशन दे रखी है। इसको समझिए क्या है। ये कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोडों के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, विभवांतर आएगा, कब? अच्छा, विभवांतर कैसे मेजर करेंगे आप? इसके और इसके बीच में विभवांतर मेजर कैसे करेंगे? कैसे ना, एक आता है वोल्ट मीटर आता है, ब्लैक कलर का होता है, दो टर्मिनल होते हैं, ये वोल्ट मीटर कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये आपका ए एनोड है, ये आपका बी एनोड है, इनके बीच का विभवांतर कितना है, विभवांतर कितना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में एक वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। ये वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा, ये बता देगा कि इसका विभवांतर कितने, इसका विभवांतर कितना। मतलब मान लेते हैं इसका विभव है 6 वोल्ट, इसका विभव है 4 वोल्ट, तो विभवांतर कितने का है, 2 वोल्ट का है। तो ये बताएगा 2 वोल्ट का विभवांतर है इनके बीच में। अगर मान लेते हैं इसका 0 है, इसका 6 है, तो जैसे वोल्ट मीटर लगाओगे तो कितने का विभवांतर बताएगा, 6 - 0 6 वोल्ट का विभवांतर बनाए। तो विभव का जो अंतर होता है, जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी इसको कहते हैं। तो ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वो किससे मेजर करेंगे आप, वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे। कब? जब सर्किट ओपन है। अभी एक सर्किट को मैंने क्लोज नहीं किया, अभी मैंने सर्किट को क्लोज नहीं किया है, सर्किट ओपन है, जिसको हम खुला परिपथ भी कहते हैं। अगर सर्किट ओपन है या इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, ओपन और नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, आपने सेल से अभी कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, उस समय जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा उसको कहेंगे ईएमएफ। दूसरा, पहले तो वर्क के फॉर्म में हमने डिफाइन किया था, अब पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं। जो भी आपको समझ में आता है वो, हालांकि दोनों समझना बहुत जरूरी है, लेकिन लिखना वही जो आपको समझ में आता है। तो फाइनली मैं क्या कह सकता हूं, ईएमएफ क्या है, एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस है। किन के बीच का, दो इलेक्ट्रोडों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन कब, कंडीशन क्या है, उसके लिए परिपथ या सर्किट ओपन होना चाहिए, मतलब इससे किसी प्रकार की करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए। करंट फ्लो होने लगेगी तो फिर ये रीडिंग बदल जाती है। तो ये तब की रीडिंग बताएगा जब ये आपका सर्किट ओपन है। तो फाइनली कह सकते हैं ये एक विभवांतर होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द टू टर्मिनल्स व्हेन सर्किट इज ओपन, या सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहे हैं। तो दोनों आपके डेफिनेशन को आप नोट कर सकते हैं। अब है हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल, जिसको हम कहते हैं सीमांत विभवांतर, या इसको बुक्स में लिखा है सेल का विभवांतर भी इसको बोला जाता है, सेल का विभवांतर या टर्मिनल पोटेंशियल। हिंदी में कई नाम होते हैं, कंफ्यूजिंग से होते हैं, लेकिन इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आती, उसको एक ही नाम दिया जाता है, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल। इसको लिखा जाता है वी से। अगर आपने ईएमएफ सीख लिया है, अगर आप जानते हैं ईएमएफ क्या होता है, तो विभवांतर या टर्मिनल पोटेंशियल को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है दोनों में। वो भी वर्क डन होता है, ये भी वर्क डन होता है। वो भी 1 कूलम चार्ज को ले जाने में वर्क डन होता है, ये भी 1 कूलम चार्ज को ले जाने में वर्क डन होता है। लेकिन डिफरेंस है तो कहाँ पे है, बहुत सारी तो सिमिलरिटी बता रहे हैं। तो वर्क डिफरेंस क्या है, ईएमएफ हम जब हमने डिस्कस किया था तो हमने क्या किया था, 1 कूलम चार्ज को पूरे सेल पे ले गए थे, पूरे सर्किट पे ले गए थे। तो पूरे सर्किट पे ले जाने में जो सेल ने वर्क डन किया था उसको क्या नाम दिया था, ईएमएफ। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने पूरे सर्किट में नहीं ले जाने हैं। अगर मैं टर्मिनल पोटेंशियल या विभवांतर की बात कर रहा हूँ तो मुझे केवल 1 कूलम चार्ज को आउटर सेल पे ले जाना है, आउटर परिपथ। तो 1 कूलम चार्ज को मुझे केवल आउटर सर्किट पे ले जाना है बस। मतलब आप 1 कूलम चार्ज को यहाँ से स्टार्ट करवाएंगे, सेल काम करेगी इसको ले जाने में, सेल ने यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने में, केवल बाहर, अंदर नहीं। ये तो सेल का इंटरनल सर्किट हो गया, ये आउटर सर्किट हो गया। तो आउटर सर्किट में, जिसमें यहाँ पे लिखा भी है, वर्क डन बाय द सेल टू कैरी द यूनिट चार्ज, 1 कूलम चार्ज को ले जाने में, कहाँ से कहाँ, इन द एक्सटर्नल सर्किट ओनली। मतलब ए से लेके बी तक ले जाने में, यहाँ तक ले जाने में जितना भी वर्क डन किया गया होगा वो सेल का क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल हो गया। तो आपको बेसिक डिफरेंस आ गया, ईएमएफ भी वर्क डन है, ये भी वर्क डन है। वो भी 1 कूलम को चार्ज ले जाने में वर्क डन होता है, ये भी 1 कूलम को चार्ज ले जाने में वर्क डन होता है। डिफरेंस क्या है फिर, केवल सर्किट का डिफरेंस है। ईएमएफ में हम पूरे सर्किट में ले जा रहे हैं, लेकिन विभवांतर के लिए हम क्या करते हैं, ए से लेके बी पे लाके छोड़ दे रहे हैं। बस यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना भी वर्क डन होगा उसको क्या कहेंगे आप, सेल का विभवांतर कहेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों का फॉर्मूला लिख दिया है। हालांकि दोनों का फॉर्मूला यही होता है कि विभवांतर का मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज,
और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मैंने थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए क्या कर दिया, आउटर सर्किट, केवल बाहर की परिपथ में ले जाने में वर्क डन, और यहाँ पे क्या कर दिया, कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब पूरे परिपथ में ले जाने में जो वर्क डन होगा उसको आप ईएमएफ कहेंगे। तो ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया। अच्छा, जैसे उसकी 2 डेफिनेशन थी, इसकी भी 2 डेफिनेशन होंगी। इसके नीचे वाली इसकी यूनिट देख लेना, इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर कूलम होगी, सेम वर्क डन पर कूलम, या इसी को कहते हैं वोल्ट। दोनों की यूनिट वोल्ट होगी, वी की भी वोल्ट होगी और ईएमएफ की भी वोल्ट होगी। अब उसकी दूसरी डेफिनेशन, क्योंकि ईएमएफ की आपने 2 तरह की डेफिनेशन पढ़ी थी, इसकी भी दूसरी डेफिनेशन मैं समझा देता हूँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे हमने जब ईएमएफ को हमने मेजर किया था, कैसे किया था, सर्किट को ओपन रखा था, कोई करंट यहाँ से ड्रॉ नहीं की थी, तब जाके वोल्टमीटर लगाया था। तो वोल्टमीटर ने जो भी रीडिंग दी होगी वो ईएमएफ के बराबर देगा। अब हमने क्या करना है, अगर मुझे ईएमएफ नहीं बल्कि टर्मिनल पोटेंशियल या सीमांत विभवांतर निकालना है तो क्या करूँ, पहले मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। कनेक्ट करते ही इसकी रीडिंग में कमी आ जाती, इसकी रीडिंग थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर आपने इसको ओपन किया है, मान लेते हैं 10 वोल्ट आता है, ओपन किया, अभी इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, तब जो पोटेंशियल में डिफरेंस होगा वो बिल्कुल एकदम ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मैक्सिमम होगा, वो 10 वोल्ट आएगा। तो इसको कहेंगे ईएमएफ, इसको क्या कहेंगे आप, ईएमएफ। अब आपने इसको कनेक्ट किया, कनेक्ट करते ही थोड़ी सी इसकी रीडिंग में कमी आ जाएगी, 9 वोल्ट हो जाएगा। जैसे मैं कनेक्ट करूँगा तो यहाँ से करंट फ्लो करने लग जाएगी, करंट फ्लो करते ही ये रीडिंग में इसमें कमी आ जाएगी। तो नई जो रीडिंग आएगी उसको कहेंगे आप टर्मिनल पोटेंशियल। तो डिफाइन कैसे करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स। ये क्या है, 2 इलेक्ट्रोडों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। जब सर्किट को आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया या ऑन कर दिया। क्लोज कर दिया मतलब ऑन कर दिया। करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, और या करंट ड्रॉ हो रही है, भाई क्लोज करेंगे तभी तो करंट ड्रॉ होगी, ओपन में कहाँ करंट ड्रॉ होगी। तो इसका मतलब जब आपने क्लोज किया, क्लोज करते ही वोल्टमीटर की थोड़ी सी रीडिंग कम हो गई, तो जो नई रीडिंग आएगी वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टर्मिनल पोटेंशियल होगा। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ई और V के बीच में रिलेशन कैसे बनाते हैं। इनके बीच में एक रिलेशन आता है E = V+IR। ये जो रिलेशन है वो है इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल पोटेंशियल के बीच में रिलेशन। कैसे आता है ये रिलेशन, E आपको पता है, V आपको पता है, I मतलब इससे करंट कितनी फ्लो कर रही सेल से, R का मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है। इसका आंतरिक प्रतिरोध सेल का, इलेक्ट्रोलाइट का आंतरिक प्रतिरोध होता है r।